आज मैं आपके सामने क्लास 11th का एक छोटा सा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लेकर आया हूं, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से समझेंगे। और मैं जिस सिंपल भाषा में समझाने के नाम से जाना जाता हूं, उसी सिंपल भाषा में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को पूरी तरह से समझाऊंगा और आपको समझकर बहुत मजा आएगा। पूरे एक्सरसाइज आपसे बनना शुरू हो जाएंगे, तब आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जो आपको हर कंपटीशन, हर एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करेगा। तो आइए समझते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को समझाने से पहले मैं छोटा सा एक वर्ड जो इक्वेशन लगा हुआ है उसको मैं समझाना चाहता हूं, जिससे आप भलीभांति परिचित हैं। आज से नहीं, 6-7 क्लास से ही परिचित हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार समझा देता हूं ताकि आपको भी अच्छा लगे। आइए, इक्वेशन वर्ड जो है, ये इस इक्वेशन कब होता है उसको मैं समझाना चाह रहा हूं। तो इक्वेशन होने के दो कंडीशन है और दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, है ना। सबसे फर्स्ट कंडीशन में ये है कि अगर कोई इक्वेशन है तो वो दिखना चाहिए इक्वेशन जैसा। मतलब LHS और RHS दोनों सेपरेट होने चाहिए इक्वल टू साइन के साथ। दोनों सेपरेट होने चाहिए किससे? इक्वल टू साइन के साथ। अगर ऐसा बन रहा है कहीं पर एक सिचुएशन, तो उसको हम इक्वेशन बोल सकते हैं। कंफर्म नहीं बोलेंगे, लेकिन बोल सकते हैं। LHS में एक एक्सप्रेशन होनी चाहिए, इधर भी एक एक्सप्रेशन होना चाहिए और इधर भी एक एक्सप्रेशन होना चाहिए। दोनों हमारे क्या होने चाहिए? एक एक्सप्रेशन होने चाहिए और दोनों एक्सप्रेशन क्या होने चाहिए? इक्वल टू के साइन से सेपरेट होने चाहिए। जैसे आप बहुत पहले से देखते आ रहे होंगे कि 2x + 5 = 9 है। सपोज करें एक ऐसा क्वेश्चन है हमारे सामने, तो आप देख पा रहे हैं कि ये भी एक एक्सप्रेशन है आपके सामने और ये भी एक एक्सप्रेशन है। ये अलग बात है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो आपका बाइनोमियल है, क्योंकि टर्म 2 है, और ये हमारा सिंगल है, इस कारण से इसको मोनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। ओके, तो ये पहला कंडीशन है कि ऐसा दिखना चाहिए LHS RHS और बीच में इक्वल टू का साइन। ओके, सेकंड हम लोग जो आते हैं, बात करते हैं सेकंड, वो कंडीशन क्या है उसको भी आप जरा समझिए। सेकंड जो हमारा है वो LHS और RHS, द वैल्यू ऑफ LHS एंड RHS, द वैल्यू ऑफ LHS एंड RHS, है ना, मस्ट बी इक्वल होने चाहिए हमेशा, एट एवरी स्टेप एट द सॉल्यूशन, या फिर इक्वल है एट एवरी स्टेप। हर एक स्टेप पर LHS और RHS का वैल्यू जो है हमेशा इक्वल होना चाहिए। जैसे आप ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है 2x + 5 = 9, तो हम इसका ऐसा देख रहे हैं फॉर्म, अभी इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज क्या कर सकते हैं? कांस्टेंट को कांस्टेंट साइड ले जा सकते हैं। तो 9 - 5, मतलब जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ पर भी होना चाहिए। आगे अगर देखें तो 2x = 9 - 5 का मतलब 4 है, यहाँ पर भी वही वैल्यू होना चाहिए LHS और RHS का, और दोनों इक्वल होना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे कि हो सकता है कि नहीं, कितना सही जाएगा। आगे 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, तो x = 2 आ रहा है, x का वैल्यू 2, यहाँ पर भी वही वैल्यू है। LHS x है तो इसका वैल्यू 2 है, और हर स्टेप पे अगर देखेंगे आप, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं, तो 2 × 2 4 और प्लस 5, देखिए कितना आ रहा है ऐड करके 9, क्या इक्वल टू आ रहा है ना। यहाँ भी आप देखेंगे तो 2 × 2 = 4 और ये 9 में से 5 गया 4, देखिए इक्वल टू आ रहा है ना। यहाँ पर भी देखेंगे 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, यहाँ पर भी 4 था, तो ये आपस में इक्वल था, और लास्ट स्टेप तो आपका आंसर ही हो गया। तो आप समझ पा रहे हैं कि इक्वेशन होने के दो कंडीशन है। पहला, LHS RHS सेपरेट होने चाहिए इक्वल टू साइन के साथ। दूसरा को, आप जब भी सॉल्यूशन कर रहे होंगे तो हर स्टेप पर LHS RHS के वैल्यू आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो कहीं ना कहीं इक्वेशन में फॉल्ट है, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, तो इक्वेशन नहीं हो सकता है। देखिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन
आप मैथ के अलग अलग ब्रांचेज को आपने पढ़ा है और अलग अलग ब्रांचेज में इक्वेशन का अपना अपना नाम है। जैसे आपने अभी जो मैंने एग्जांपल दिया 2x + 5 = 3 समथिंग इस टाइप से, तो वो एल्जेब्रिक इक्वेशन हो गया। लेकिन हमें एल्जेब्रिक इक्वेशन नहीं पढ़ना है, हमें तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ना है। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कैसा होता है, आइए मैं उस पर ले चलता हूं। देखिए सिंपल सा फंडा है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब हुआ इक्वेशंस विच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अननोन एंगल आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मतलब यह है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऐसे होने चाहिए जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो, जिसको रेशियो बोलते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो सकता है कि sin थीटा = 1/2। देखिए लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, इक्वल टू का साइन है। आपको हो सकता है दे दे tan थीटा = 1, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, इक्वल टू का साइन है। तो इस टाइप से जो आपको दिख रहा है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है और वो RHS को भी रखे हुए है, इक्वल टू साइन को भी रखे हुए है। LHS में अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या फिर RHS में हो सकता है। तो ऐसे हम लोग इक्वेशन को क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। सिंपल सा फंडा है, ज्यादा समझने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए उसे क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। ओके, सिंपल सा फंडा। आइए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन करते हैं बच्चों हम लोग, तो सॉल्यूशन में जो है ना, जैसे हम लोग आपको एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको डील करना है, मैंने इसलिए लिख के रखा था कि टाइम थोड़ा सेव हो हमारा। सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहता है इसमें बच्चों कि देखिए यहाँ पर कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ द नोन एंगल दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन मैंने लिया था कि 2x + 5 = 3 था, कि आपका 2x = 3 - 5 यानी 2x = -2 और 2 से 2 आप कैंसिल करोगे तो x = क्या मिलेगा, -1, है ना बच्चों। तो -1 जब मिलेगा आपको तो आप समझिए कि ये -1 जो है ना, x का जो वैल्यू -1 है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी -1 का वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो -2, 5 में से -2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 होगा। ओके, उसी तरह का बात कुछ यहाँ पे किया जा रहा है। कहता है कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। उस एंगल जो है, जो एंगल का वैल्यू आएगा, उस अननोन एंगल का वैल्यू कुछ ऐसा आना चाहिए जो क्या करे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यानी वहां पर अगर कुछ वैल्यू को पुट करे तो हमारा क्या मिले, आंसर मिले। जैसे आपको मैं बताता हूं कि आप sin थीटा = एक क्वेश्चन है 1/2 सपोज करें, sin थीटा = कितना है, 1/2 है ना। तो हम इस थीटा के यहाँ पर कुछ ऐसा वैल्यू को लेना है जो क्या हो, इस इक्वेशन को ये कर सेटिस्फाई करे। थीटा के यहाँ पर क्या ऐसा ले सकते हैं, सोचना होगा हमें कि 1/2 देगा। तो आपने सब 10th क्लास और 11th क्लास के बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया है और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर थीटा की जगह पर इफ थीटा = 30 डिग्री हो, थीटा की जगह पर 30 डिग्री पुट करेंगे तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। यानी थीटा ही वो ऐसा, थीटा का 30 डिग्री ही ऐसा वैल्यू है जो क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। नहीं तो वही क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, सॉरी ये डिफिनेशन बोल रहा है कि डिफिनेशन ये बोल रहा है कि थीटा का ऐसा वैल्यू आपको चाहिए जो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ओके, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है छुपा हुआ, जिसे आपको हर बार याद रखने की जरूरत है। जो बच्चे इक्वेशन को सॉल्यूशन किए थे 7th क्लास से, शायद उनको नहीं मालूम होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बात जरूर बताना चाहूँ। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट को बच्चों जरूर आप लोग ध्यान से देखें। ध्यान से ये देखना है कि आपने अब तक पढ़ा होगा शायद इस लाइन को, या फिर मैं पढ़ता हूं, अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो होता है बच्चों, उसके सॉल्यूशन जो होते हैं ना, वो काफी हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ हो सकते हैं, पता नहीं कितना होगा।
आप कहेंगे सर ऐसा कैसे संभव है? बिल्कुल ऐसा संभव है, मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू बताने वाला हूँ। उसके पहले आपको शायद मालूम है कि अगर हमारा डिग्री 1 होता था, डिग्री 1 होता था तो आंसर 1 होता था, डिग्री 2 होता था तो आंसर 2 होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, है ना। डिग्री 3 होता था तो आंसर 3 होता था, क्यूबिक पॉलिनोमियल वगैरह में हम लोग पढ़ते थे इसको। डिग्री 4 होता था तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उसका आंसर 4 होता था। लेकिन यहाँ पर डिग्री का कोई मतलब ही नहीं, डिग्री से कोई मतलब नहीं आपको है, वो अलजेब्रा का फंक्शन हुआ करता था। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल का जो वैल्यू होगा वो अननोन हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है। कहिए कैसे? तो आपको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, आप सब जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है। अभी जिस एग्जांपल को मैंने लिया था उसी को मैं समझा रहा हूं आपको। साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 1/2 है। तो आपको अच्छे से मालूम है कि थीटा का वैल्यू अगर हम कितना लेते हैं 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू अगर 30 डिग्री लेंगे तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होगा, आपको अच्छे से मालूम है ना। लेकिन थीटा का जगह पर अगर कुछ और भी वैल्यू आप लेते हैं, कुछ और वैल्यू आप सोच सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे चैप्टर्स को पढ़ा हुआ है 11th क्लास, तो आपको मालूम होगा कि अगर थीटा के यहाँ पर हम 150 डिग्री भी लेते हैं ना, 150 डिग्री, तो भी हमको कितना मिलेगा? 1/2 ही मिलेगा। इसे आप देखेंगे, अभी मैं इसको थ्योरम के सारे भी प्रूफ करूंगा, बस एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है ना। जैसे साइन थीटा इक्वल टू √3/2 है, तो आप जान रहे हैं कि थीटा के पर 100% अगर 60 डिग्री रखते हैं तो ये हमारा आंसर देगा √3/2। लेकिन साथ ही साथ अगर आप 120 डिग्री भी रखते हैं तो भी आपको √3/2 ही देगा। कितना देगा? √3/2 ही देगा। आप 9th क्लास का, ये सॉरी 10th क्लास का कॉन्सेप्ट भी अगर कम से कम यूज करते हैं तो आपको मिल ही जाएगा ये बात, है ना। और भी मैं आपको एग्जाम्पल की तरह समझाता हूं। देखिए, cos थीटा इक्वल टू 0, तो ये 100% है कि थीटा का वैल्यू जो होगा वो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री पर आपको मिलेगा क्या? 0 मिलेगा cos 90 का। लेकिन आप 90 के ऊपर आप कुछ और भी रखते हैं, जैसे 270, कितना? 270 डिग्री, तो भी आपको 0 मिलने वाला है। अगर आप 450 रखते हैं तो भी आपको 0 मिलेगा, समझ रहे? यानी थीटा का वैल्यू कितना हो सकता है? अभी तो फिलहाल यहाँ 2 था, यहाँ 3 हो गया, और इस तरह चलते रहेंगे तो थीटा का वैल्यू बहुत सारा निकल सकता है, काफी निकल सकते हैं, है ना। तो ऐसे थीटा का वैल्यू कितना हो सकता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ हो सकता है, ठीक है। तो यही इस पॉइंट को बोला जा रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जो आंसर होगा यानी थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना है? नंबर ऑफ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ हो सकता है। ओके, अगला टॉपिक है जनरल सॉल्यूशन। इसको भी थोड़ा आप समझिएगा, ये भी आप बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं, बस मुझे थोड़ा सा फोकस करना है और आपको मजा आएगा समझने में। देखिए बच्चों, आप सब जानते हैं कि ये लिखा हुआ है 2, ये लिखा हुआ है 4, ये लिखा हुआ है 6, है ना, ये लिखा हुआ है 8, ये लिखा हुआ है 10, ये लिखा हुआ है 12, और इस तरह से चल रहा होगा। और आपको आइडिया लग गया होगा कि सर आपने तो इवन नंबर आपने लिख दिया। बिल्कुल, मैंने क्या लिख दिया? इवन नंबर लिख दिया। अब इवन नंबर तो मैंने लिख दिया है, अब इसको कहेंगे ना आप ऐसा कुछ कीजिए ना कि कुछ भी वैल्यू डालें ना तो हमको इवन नंबर ही मिले, ऐसा कुछ कीजिए आप। तो हम आपको बोलेंगे अच्छा देखिए, तो आपको इतने लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे 2n ले लीजिए, 2n, और ये क्या है? n हमारा नेचुरल नंबर है। आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डालिएगा ना नेचुरल नंबर के ऊपर, तो आपको हर बार क्या मिलेगा? एक इवन नंबर मिलेगा। कुछ भी नेचुरल नंबर का जगह पर आप डालिए, 2 × 1 2, 2 × 3 6, 2 × 5 10। तो हम जो इसको लिख रहे हैं इतना लंबा चौड़ा में, इसका जनरल फॉर्म हो गया क्या? 2n, जनरल फॉर्म हो गया। तो इसी चीज को कहता है जनरल सॉल्यूशन। कहता है सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जनरलाइज्ड बाय मींस ऑफ पेरियोडिसिटी इज नोन एज द जनरल सॉल्यूशन। ओके, किसी भी चीज को जो बहुत ज्यादा लंबा लिखा रहा है ना, बहुत ज्यादा लंबा लिखा रहा है, उसको हम क्या है? एक जनरल इक्वेशन के जरिए एक ऐसा चीज बोलेंगे जिसके जरिए हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, उस पर वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा क्या है? वही चीज मिलेगा। जैसे
राम, मोहन, सोहन, गीता, मीता, इतना नाम है जिसका कोई अंदाज नहीं है, कोई अंदाज नहीं है नाम कितना है। लेकिन अगर जनरल सॉल्यूशन के बारे में अगर बात करें तो हम कह सकते हैं इंसान है वो। क्या है? इंसान है। सिंपल सा भाषा में समझना है हम लोग को, इंसान है वो। नहीं, लड़कियां की बहुत सारी नाम होती हैं, नहीं बहुत सारी नाम होती है, बहुत सारी। लेकिन अगर एक जनरल हम लोग नाम ले कि एक जनरल नाम लेना है जिससे सभी लड़कियां मेरी तरफ देखने लगे, तो हम बोल सकते हैं लड़की। लड़की बोलेंगे सारी लड़कियां का संबोधन हो जाएगा। एक लड़की नाम वर्ड से सारी लड़कियों का बोध हो जाता है, एक लड़का नाम से सारे लड़की जाति का बोध हो जाता है। एक हाथी बोलते हैं तो छोटा हाथी, बड़ा हाथी, काला हाथी, गोरा हाथी, नहीं जैसा भी हाथी है सबका बोध हो जाता है। तो वही है जनरल, उसी को जनरल हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। ओके, जैसे आप देखें तो 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह चल रहा है। और ये आप समझ रहे हो कि ये तो आपने सर ऑड नंबर लिख दिया, बिल्कुल मैंने ऑड नंबर ही लिखा है। ओके, लेकिन इसको हम जनरल फॉर्म में लाना अगर चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2n+1, और n के ऊपर नेचुरल नंबर आप कुछ भी रखेंगे तो आपको हर बार क्या मिलना है, आपको हर बार क्या मिलेगा, ऑड नंबर ही मिलेगा। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको समझा पाया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या होगा, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। ओके, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन का मतलब है जो चीज बहुत बड़ा लिखा हुआ है, जो बहुत काफी संख्या में है, उसको हम एक छोटा सा सॉल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है ना, और उसी को क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। ओके बच्चों, तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूं, जिसमें आपको समझाना है मुझे कुछ थ्योरम्स को, जिस थ्योरम को समझने के बाद आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को आराम से आप बनाना शुरू कर देंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा ज़माना, खुद पहचान लेगा ज़माना, भीड़ से तू अलग चलकर दिखा, भीड़ से तू अलग चलकर दिखा।